गुलाबगंज एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। गांव की सुंदरता देखते आंखें नहीं थकती थीं। गांव में सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में सोहन अपनी पत्नी और एक 8 वर्ष के बेटे के साथ रहा करता था। सोहन खेती में बहुत मेहनत करता, जिससे कि उनके परिवार का गुजारा हो रहा था। अरे विमला, जल्दी से खाना बांध दो। मुझे खेत पर जाने के लिए वैसे भी बहुत देर हो रही है। और रोहन अभी सोकर उठा है या नहीं? ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद भिंडी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरे पसंद की चीज नहीं बनाती हो। वाह वाह, क्या बात है। भिंडी की सब्जी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद सोहन कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में सोहन को उसके 2 दोस्त राजू और राकेश मिल जाते हैं। अरे सोहन भाई, आज खेत पर जाने के लिए काफी देर हो गई, क्या बात है? आज भाभी ने खाना देर से बनाया था क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में जोड़ों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, ठंड तो हर साल गिरती है, तो इस बार इतना चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? यही बोलकर सोहन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे नहीं सोहन भाई, इस बार हमें ऐसा सुनने में आया है कि इस बार गांव में खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता ही होगा, पिछले वर्ष ठंड के कारण गांव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इस बार तो पिछली बार से कई गुना ज्यादा ठंड गिरने वाली है। तो पता नहीं क्या होगा। हाँ भाई, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम मोटे मोटे कंबल और रजाई खरीद सके। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताया था। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत ही काम है और मुझे पहले से ही काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर सोहन खेत की ओर निकल जाता है। सोहन खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे ठंड से बचने और बहुत सारा पैसा कमाने की एक तरकीब दिखाई देती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़के की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। और अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएगी। फिर सोहन कुदाल लेकर घर की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद सोहन घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है? आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तब राजू और राकेश से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी। इसीलिए मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली ठंड गिरे तब मैं उन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। हम यह कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा सोहन जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ हाँ ठीक है, अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा हूँ, और तुम यह बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे नहीं नहीं जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की तरह ही पचा लूंगी। इतना बोलकर दोनों हंसने लगते हैं, और फिर सोहन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वह क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। अरे अनीता बहन, क्या तुम जानती हो इस बार जंगल में कड़ाके की ठंड गिरने वाली है? मैं सब जानती हूँ। तुम्हें किस चीज की चिंता हो रही है? तुम ऐसे भी 2 से 3 दिन में एक बार नहाती हो, और जब ठंड आती है तो तुम 10 से 15 दिन में एक बार नहाती हो। अरे हाँ हाँ, जैसे कि तुम हर दिन नहाती हो। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए।
भले ही मैं 10 से 15 दिन में एक बार नहाती हूँ, लेकिन मैं तुमसे सुंदर ही दिखती हूँ। और हाँ, अगर तुमको यकीन ना हो तो सारे गांव वाले से पूछ लेना। आई बड़ा मुझे ज्ञान देने वाली। हाँ, ये बात तो सही है। बस एक ही समस्या है कि तुम्हारे शरीर से बदबू बहुत ज्यादा आती है, इसलिए सुंदर दिखने के साथ साथ कभी कभी नहा भी लेना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं सब जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि लोगों की तरह तुम भी मेरी खूबसूरती से जलती हो। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों ही सुंदर हो और हर रोज़ नहाती हो। अब लड़ाई करना बंद करो और यह सोचो कि इस बार ठंड से कैसे बचा जाए, नहीं तो हम सबकी कुल्फी जम जाएगी। ठंड से बचने का तो बस एक ही उपाय है, कंबल के अंदर रहो और पानी से दूर रहो। दूसरी ओर सोहन हर रोज जंगल जाता और ढेर सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब कुल्हाड़ी लेकर सोहन लकड़ी काटने के लिए जा रहा था, तभी उसे राजू और राकेश रोक लेते हैं। अरे सोहन भाई, तुम ढेर सारी सूखी लकड़ियां हर रोज काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक रखती है। वह हर रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने के लिए लग जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन सोहन भाई, हमें तो ये पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने पहले ऐसा कभी नहीं सुना है। फिलहाल छोड़ो, तुम कह रहे हो तो सही ही होगा। राजू और राकेश को सोहन की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सोहन जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर लाता है। अब उसके पास बहुत सारी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ ही दिन बाद गांव में ठंड गिरना भी शुरू हो गई थी। सोहन अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत ₹5 लिखी थी। जब सभी गांव वाले ने वह बोर्ड देखते हैं तो उन्हें सोहन की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि वह क्यों हर रोज सूखी लकड़ियां काटने जंगल जाता था। भाई, क्या तुमने सोहन के घर के बाहर वह बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत ₹5 लिखी थी? सोहन ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वह जंगल से फ्री में लकड़ियां काटकर हमें ₹5 किलो बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब सोहन जंगल में सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे। तब वह हर रोज कुछ ना कुछ बहाने बना दिया करता था। हमें तो तभी उस पर शक हो गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह ऐसा काम कर सकता है। अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? सोहन से ₹5 किलो लकड़ी खरीदने से बढ़िया है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर लेकर आएंगे। यह बात जब सोहन को पता चलता है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ी बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए सोहन बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने जा ही ना पाए। हाँ भाग्यवान, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब हम सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ही रह सकते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात में ठंड के साथ साथ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बारिश गिरने के कारण सारे पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिससे कि अब जंगल में एक भी सूखी लकड़ियां नहीं बचती हैं। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब सोहन और विमला बारिश देखते हैं तो वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और रात को बारिश करवा दी। अब सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं रही होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई और अब मैं लकड़ियां ₹5 किलो बेचने की बजाय ₹10 किलो बेचूंगा।
नहीं नहीं जी, आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 10 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो यह सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवा दी और अब आप इसका गलत फायदा ना उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का 5 रुपए किलो ही रखें। विमला, मैं लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया। और रात को जो बारिश हुई है वह ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वाले को सबक सिखाया जाए। इसीलिए मुझे तुम्हारे राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो ही बेचूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर विमला को बहुत ही दुख होता है और सोहन अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उसमें 10 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। यह देख गांव वालों को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। देख रही हो सुमन बहन, गांव में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। हमारे पास तो थोड़ी सी ही लकड़ियां हैं। हम इसे ही जलाकर इस ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा मीरा बहन। हमारे पास तो थोड़ी भी लकड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर आग की गर्मी लेने आए हैं। क्या तुम्हें पता है, सुमन बहन जब ठंड की शुरुआत हुई थी तब सोहन ने लकड़ियों का दाम 5 किलो रखा था, लेकिन जब ठंडियां बढ़ चुकी हैं तो उसने लकड़ियों का दाम 10 रुपए किलो कर दिया है। सोहन सरासर लोगों को लूट रहा है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है मीरा बहन। सोहन ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लूट रहा है। राजू भाई, हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां अब गीली हो गई हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर भी सोहन के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हमें अगर और लकड़ियां चाहिए तो हमें सोहन से 10 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस और लाचार होकर बची खुची लकड़ियों से आग ताप रहे हैं। दूसरी ओर सोहन का लकड़ी बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उससे ही सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत ही अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ गया था। सोहन के पास पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ गया था और उसे शायद यह पता नहीं था कि अहंकार ही इंसान के अंत का कारण होता है। अगले दिन सुबह सुबह सोहन को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह सोहन विमला से कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ। लकड़ी बेचने का काम तुम आज के लिए संभाल लेना, और याद रहे किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हो, मुझे यह बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अभी भी मौका है, हमें पैसे कमाने के साथ साथ सुख भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात को मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए, ताकि सभी गांव के लोग इस जानलेवा ठंड से बच सकें और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। सुनो विमला, अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। मैं जितना बोलता हूँ बस तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की ऐसी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर विमला इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती है, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद सोहन दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब सिर्फ सोहन की पत्नी और उसका 8 साल का एक बेटा ही था। विमला घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा राहुल घर के अंदर खेल रहा था। रोहन को बहुत ही ठंड लग रही थी और रोहन अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग ताप रही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जो पिताजी ने सूखी लकड़ियाँ रखी हैं, मैं भी उसमें आग लगाकर थोड़ा ताप लेता हूँ। आग तापने से मेरी ठंडी थोड़ी कम हो जाएगी। रोहन बहुत ही नादान था। वह यह नहीं जानता था कि एक लकड़ी में आग लगाने से सारी लकड़ियां जल जाएंगी। रोहन एक लकड़ी में आग लगा देता है और देखते ही देखते सारी लकड़ियों में तेजी से आग लग जाती है और कुछ ही देर में उनका घर भी जलने लग जाता है। विमला बाहर खड़े होकर रोते हुए सिर्फ तमाशा देखते रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरे घर में भयंकर आग लग चुकी थी
और कोई भी गांव वाला आग बुझाने के लिए नहीं आया क्योंकि सोहन ने सब पर थोड़े से पैसे के लिए अत्याचार किया था। उस आग में सोहन का बेटा रोहन भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर और सब कुछ जलकर राख में बदल जाता है। जब सोहन घर वापस आता है तो विमला उसे सारी कहानी बताती है। यह सुन सोहन बहुत ही रोने लग जाता है और सोहन को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। पैसों के प्रति लालच और स्वार्थ केवल दुख और नुकसान का कारण बनता है। सोहन ने थोड़े से मुनाफे के लिए गांव वालों पर अत्याचार किया, जिससे उसे अंत में अपने बेटे और घर को खोना पड़ा।